बंगाल में खूनी खेला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब उन्हें देना ही चाहिए जिन्होंने बंगाल के सियासी चरित्र को रक्त चरित्र बना दिया है। जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए जिन्होंने बंगाल को दशकों से हिंसा, हत्या, बमबाजी, तोड़फोड़ की सियासत का बड़ा नमूना बना दिया है। जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए जो सरेआम अपने राज्य की जनता को हिंसा करने के लिए उकसाते हैं और जब तस्वीरें सामने आती हैं तो खुद तो पैर पीछे कर लेते हैं, सामने वाले को आरोपी बना देते हैं। जी हां, बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बंगाल का रक्त चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। बंगाल का लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। बंगाल में आज जब चौथे चरण का चुनाव चल रहा था, अब चुनाव संपन्न हो चुका है। 135 सीटों पर किस्मत तय हो चुकी है, कौन पदासीन होने वाला है ये सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने बंगाल की सियासी चरित्र को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज जब चौथे चरण का चुनाव हो रहा था, बूथ नंबर 126 बंगाल का कूच बिहार, 300 से 350 लोग सेंट्रल फोर्सेस पर हमला करते हैं। उपद्रवी पूरी तरीके से उपद्रव मचाते हुए नजर आते हैं, तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं, सेंट्रल फोर्सेस पर आक्रमण करते हुए नजर आते हैं। मजबूरन सेंट्रल फोर्सेस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। 4 लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद शुरू होता है यह सियासी खेला, बंगाल का खूनी खेला जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन वो सवाल पीछे छूट गया, वो जवाब पीछे छूट गया जो ये कह रहा है कि क्या ये उकसावे का परिणाम है, क्या ये बंगाल का सियासी चरित्र बन चुका है। और अगर बंगाल का सियासी चरित्र यही है तो बंगाल की जनता का असली विकास कहां है? बंगाल की जनता क्या हमेशा हिंसा की तस्वीर ही सियासत में देखेगी? इन सभी पहलुओं पर आज हम करेंगे खुलकर चर्चा कुछ बड़े मेहमानों के साथ। लेकिन इससे पहले बीते 24 घंटों में हुआ क्या बंगाल में? बंगाल का खूनी खेला क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर के चुनाव में जब सुबह 44 सीटों के लिए मतदान शुरू हुए तो सुबह से ही हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गईं और टीएमसी ने रक्त चरित्र के इतिहास में नए पन्ने जोड़ते हुए हिंसा की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए हमला किया, उनकी कार को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। हुगली के बूथ नंबर 66 पर एक घटना घटी जहां लॉकेट चटर्जी ने अपने ऊपर हुए हमले की चुनाव आयोग से शिकायत की और यहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाने की मांग की। उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड, कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया। लेकिन चौथे दौर की रक्त रंजित घटना कूच बिहार में घटी। शीतल कूची में बूथ नंबर 126 पर करीब 60 लोग इकट्ठे हो गए थे। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। मौके पर पहुंची सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें सुरक्षा बल को आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सिचुएशन कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत कमोशन है इलाका में, नहीं है नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोल में है। कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है सर? 4 लोग का। गोली कितने लोगों को लगी से? टोटल 5 लोग को, 4 लोग का मौत हुई है। एक को थई में लगा है, जांग में, उसको एनबीएमसीएच हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में रेफर किया गया है। 5वें दौर के चुनावी प्रचार के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस्माइलपुर में तो हमलावरों ने खाकी वर्दी को भी नहीं बख्शा। बिहार के एक एसएचओ की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। टीम के बाकी पुलिसकर्मी तो भागने में सफल रहे, लेकिन एसएचओ अश्विनी कुमार फंस गए और उन्हें इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। अभी तो वोटिंग का चौथा चरण ही है, अभी 4 चरण और बाकी हैं, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता खूनी कलम से रक्त चरित्र के बाकी अध्याय भी लिखने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कूच बिहार
श्रीनगर से आई तस्वीरों ने एक बात तो सही साबित कर दी है कि बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र की प्रणेता कौन है, और ये जो रक्त चरित्र की प्रणेता प्रहरी बनी हुई है, क्या अभी आने वाले समय में और लोगों की बलि देखना चाहते हैं? ये सवाल ऐसे समय में उठ रहा है जब सीधे सीधे सुरक्षा बलों के घेराव को लेकर ममता बनर्जी पहले ही टिप्पणी कर चुकी हैं, पहले ही कह चुकी हैं कि सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल दरअसल कॉम्प्रोमाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और इसलिए उनका घेराव करना है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आज जो कुछ भी हुआ, कूच बिहार में 4 लोगों की मौत होती है, क्या ये उसी उकसावे का परिणाम है? हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए, जब कूच बिहार से 4 लोगों की मौत की खबर आई तो एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दूसरी तरफ से प्रहार किया ममता बनर्जी ने। এবং আজকের ঘটনার জন্য হোম মিনিস্টার অমিত শাহ পুরো দায়ী এবং উনি নিজে কনস্পিরেটর, উনি নিজে কনস্পিরেসি রোধ করছেন। উনি আমি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়ী করি নাই এবং আজকের ঘটনার জন্য হোম মিনিস্টার অমিত শাহ পুরো দায়ী এবং উনি নিজে কনস্পিরেটর, উনি নিজে কনস্পিরেসি রোধ করছেন। উনি আমি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়ী করি নাই কারণে যে তারা একজনের নির্দেশে চলে এবং তারা যে নির্দেশে চলে সেটা হচ্ছে হোম মিনিস্টারের নির্দেশে চলে। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। समस्या छप्पा वोट, ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है। समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। तो क्या समस्या हिंसक राजनीति की है? आइए समस्या का ही समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहती हूँ। मेरे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता दिनेश पांडे जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एसके दत्ता भी इस पैनल का हिस्सा है। डॉक्टर दत्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सीधे संजय चक्रवर्ती आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सेंट्रल फोर्सेस जिनको डिप्लॉयड किया जाता है फेयर इलेक्शंस के लिए, खास तौर से दूसरे स्टेट्स ये कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो इसलिए सेंट्रल फोर्सेस को जरा डिप्लॉयड कर दीजिए, और यहां सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ ही उकसावे की राजनीति हो जाती है, उकसाया जाता है। आपको नहीं लगता कि अगर ममता बनर्जी ने पहले ऐसे बयान नहीं दिए होते सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ तो आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं हुआ होता? क्या ये उकसावे का परिणाम नहीं है? जी नहीं, उकसावे का कहीं कोई परिणाम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी मैं पूरी रिपोर्ट आप लोगों को देख रहा था और कई चैनल के न्यूज चैनल्स को भी मैंने अभी आज फॉलो किया है। एक बंगाली में कहावत है, जो दोष नंदो घोष, जो कुछ भी है वो सब टीएमसी करेगी, जो कुछ कर रहे हैं वो टीएमसी कर रहे हैं। बाकी जितने पार्टियां हैं, खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो बिल्कुल हाथ साफ है। वो कभी भड़काते नहीं है, वो कभी दंगेबाजी के काम नहीं करते, वो जो है सिर्फ और सिर्फ मार खाने का काम करते हैं और बिल्कुल एकदम बड़े गाय की तरह है। बिल्कुल ये एकदम इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि वो केवल अगर मार खाने के लिए आते हैं, वो कभी किसी को भड़काऊ भाषण नहीं देते। बाकायदा 6 महीने से लगातार। संजय चक्रवर्ती, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। मैं यहाँ कोई बीजेपी की स्पोक पर्सन नहीं हूँ कि आप यहाँ हमारे चैनल को इस तरीके की जो बातें करें। पहली बात, उकसावा किसने किया? बीजेपी का टर्न आएगा, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या ममता बनर्जी ने बिफोर इलेक्शन मंच से, आप मेरी बात सुनिए, क्या ममता बनर्जी ने बिफोर इलेक्शन मंच से ये नहीं कहा था कि सेंट्रल फोर्सेस कॉम्प्रोमाइज्ड है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए जब वो आए तो उनका घेराव करिए, एक गुट घेराव करे, दूसरा गुट वोटिंग करे? यानी पहले से ही आपने दिमाग में डाल दिया था ना कि सेंट्रल फोर्सेस क्या करने वाली हैं, सेंट्रल फोर्सेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज भी स्टेटमेंट वही आ रहा है। ममता बनर्जी ने अपना स्टेटमेंट बदला नहीं है, बस शब्दों को अलग तरीके से बुन दिया है। आज भी वो कह रही हैं कि गृह मंत्री के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है।
सेंट्रल फोर्सेस को सर आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस तक बुलाते हैं फेयर इलेक्शंस के लिए। दुनिया भर में हमारी सेंट्रल फोर्सेस को फेयर इलेक्शंस के लिए जाना जाता है, माना जाता है। आप उन्हीं फोर्सेस पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने अभी आपको पहले ही बोला था, मैंने आप पे कोई क्वेश्चन, मैंने कहा मैं कुछ चैनल में डिबेट करके अभी आया हूँ, तो मैं उनके बारे में बोला था कि एक तरफा जो रिपोर्टिंग चलती है, मैं उस रिपोर्टिंग की बात करता हूँ कि हमेशा यही दिखाया जाता है कि हम जो है दंगई वाले हैं और बाकी सामने वाला एकदम पीड़ित आदमी है। मैं 6 महीने का पहले की बता रहा हूँ कि हर चुनाव में जब तैयारी होती है तो तैयारी में सबसे पहले डिवाइड एंड रूल का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इनका पहला काम होता है वहां जाकर के हिंदू मुसलमान का एक अलग अलग सेक्टर में बांटो, लोगों को जाकर के जय श्री राम नारा मंच में जाकर के खड़े खड़े नारे लगाओ और वो पोलराइज करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। अभी इस बारे में कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी ने मंच में खड़े होकर कि अगर मैं हिंदुओं को कहूँ कि आप सब मुझे वोट दे, अभी तक जो है चुनाव आयोग ने भी उस पर संज्ञान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे नाक पकड़ने की बात तो कर ही दी। मतलब एक तरीके से ये एक तरफा जो हो रहा है चुनाव के बारे में, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आप एलिगेशन लगाइए, आपको राइट है, आपको राइट है, आप एलिगेशन लगाइए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एलिगेशन लगाइए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा था ना कि घेराव करना सेंट्रल फोर्सेस का। सीआरपीएफ को लेकर क्वेश्चन नहीं किया था। सीआरपीएफ को लेकर ममता बनर्जी ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है सर। उन्होंने पहले ही एक डायरेक्टिव दे दिया कि घेराव करना, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये उनके कहने पर काम करेंगे। और आज जो कुछ हुआ, आज जो कुछ भी हुआ, आपको नहीं लगता 300 से 350 लोग क्यों पहुंच गए थे धावा बोलने के लिए? क्यों पहुंच गए थे? क्यों गन्स छीनी जा रही थी? क्यों मारने की कोशिश की जा रही थी सीआईएसएफ के जवानों को? मैडम क्या वो 350 लोग टीएमसी कार्यकर्ता थे? ये क्या प्रूफ है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो टीएमसी के लोग नहीं थे, वो गांव वाले थे, वो स्पॉन्सर थे फ्रॉम द बीजेपी? ये आप जजमेंट स्पॉन्सर कह रहे हैं, बीजेपी से स्पॉन्सर थे, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या बोला, ये जजमेंट देने का हक किसने दिया? हमने ना, हमारे पास इसके पास कोई रिपोर्ट है ना आपके पास कोई रिपोर्ट होगा। जजमेंट तो आप लोग दे रहे हैं ना सर, जजमेंट आप लोग दे रहे हैं। आपके लीडर्स डायरेक्टली, आपके लीडर्स प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को किलर कह रहे हैं। आपके मिनिस्टर, आपके जो बड़े चेहरे हैं, आपके स्पोकपर्सन हैं डेरेक ओब्रायन, जो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हत्यारे हैं, वो किलर्स हैं, मर्डरर्स हैं। जजमेंट तो आप दे रहे हैं ना सर? मैं फिर पहली बात तो मैं डेरेक ओब्रायन ने क्या बोला है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल वजह से पूछ रहा हूं, वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये किस बात का सबूत है? देखिए ये बड़ा अच्छा तरीका है दिनेश जी, इसका जवाब दिनेश जी से ले लेती हूँ, लेकिन उससे पहले डेरेक ओब्रायन कहते हैं, डेरेक ओब्रायन ने कहा क्या है जरा सुन लेते हैं और फिर इसी का जवाब हम लेंगे दिनेश जी से। When you can't beat us fair and square, you shoot and kill. Mr. Modi, Mr. Shah, you are killers. At your command, the EC recently changed the DG of police in West Bengal, the ADG law and order, and even the superintendent of police of the area where the killings took place. दिनेश जी जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि क्या गारंटी कि उसमें सब टीएमसी के ही लोग थे क्या? सवाल कौन टीएमसी का था, कौन कांग्रेस का नहीं है, और कौन बीजेपी का है, कौन वामपंथियों का है, उसका नहीं है। सवाल ये है कि एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होते हुए आप कभी महिलाओं को भड़काती हैं कि सेंट्रल फोर्स अगर आए तो आप हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, हाथ में झाड़ू लेकर उनका घेराव करिए। कभी आप जनता को भड़काती हैं। आज एक प्रदेश की प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें को भड़काती हैं, और ये लोग जो इकट्ठा होते हैं ये अगर टीएमसी के नहीं तो और किसके थे? क्योंकि आज अगर चीफ मिनिस्टर के भड़कावे के बाद उनकी पार्टी के नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग घेराव वहां करने गए थे? ये तो एक एकदम सुलझी हुई बात है कि जो भड़का रहा है और जिस तरह से, और इनके बयान में भी आ रहा है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरे जब अम्फान का यहाँ पर खेला हुआ, जब आप यहाँ के पेड़ तक नहीं काट पा रहे थे, तब उसी सेना ने आके आपको बचाया। जब मछुआरे चारों तरफ से त्रस्त हो गए थे तो वहां जाकर इसी हमारे सैनिकों ने जाकर उनकी जान बचाई। तो अगर ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और ये सब
भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो फिर उतने समय भी आप ये बात को स्वीकार करिए। ये जो भड़काने की राजनीति है वो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में अपने इलेक्शन को हार चुकी हैं। बूथ के अंदर वो कब्जा नहीं कर पा रही हैं। बूथों में उनके लोग जबरदस्ती जो ठप्पा वोट, जो आज तक आपने देखा है कि इतिहास में क्या था कि इलेक्शन के दिन तो दूर की बात है, काउंटिंग के दिन भी पंचायत इलेक्शन में अगर ये 100 वोट से हार जाते हैं तो 115 बैलेट पेपर लेकर ठप्पा मार रहे हैं। ये हर प्रत्येक टीवी न्यूज में डायरेक्ट दिखाया गया। इस बार वो ठप्पा वोट नहीं हो पा रहा है, तो ये किस तरह से जनता को भड़काकर पूछा जाएगा ना। दिनेश जी, सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। एक मिनट दिनेश जी, तो मारपीट होगा। ठीक है दिनेश जी, लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि जब बंगाल में इलेक्शन की बात आई थी, आप लोगों की तरफ से पहले से ही स्टेटमेंट आने लगा था कि देखिए बंगाल का इलेक्शन है, इसका रक्त चरित्र रहा है, बंगाल का सियासी चरित्र रक्त चरित्र रहा है, देखिएगा क्या कुछ होगा। अगर आप ये सब कुछ जानते थे तो आपको नहीं लगता कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और ज्यादा होना चाहिए था? भले ही ममता बनर्जी कुछ भी कहती रहती, आपको नहीं लगता कि आज जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं से आप लोगों की भी चूक है? क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है और उसमें से भी एक ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम वोटर था। He was just 18 years old। 18 साल का एक लड़का जो पहली बार वोट देने के लिए पहुंचता है, उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो चला गया ना। उसका परिवार तो, उसके माँ बाप तो रोते बिलखते अपने बच्चे की मौत पर किस तरीके से रुदन कर रहे हैं, वो उनका बच्चा लौट कर नहीं आएगा। आपको नहीं लगता कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं? गलतियां देखिए, आज पूरे 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी एक भी छुटपुट घटना आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 5 चरणों का कराने के बाद 8 चरणों में इलेक्शन इसीलिए कराया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स को हम लोग छोटी छोटी जगहों तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर राज्य की मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी में आ जाएंगी, राज्य की मुख्यमंत्री केवल जनता ही नहीं, आपने उनके भाषण में सुना होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ की पुलिस को भी कह रहे, पुलिस वालों क्यों डर रहे हो, आप लोग चुप क्यों हो, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? क्योंकि इस बार पुलिस को भी पता चल चुका है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, तो उस पुलिस महकमे का जो इन्होंने 10 साल यूज किया है, अब उस पुलिस महकमे तक को भी भड़काने में लगी हुई है। तो आज की स्थिति में मैं जाऊंगी डॉक्टर दत्ता के पास। संजय जी, अब तो आप लोगों ने अपनी ही पुलिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, यानी हर कोई कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है विद द बीजेपी, ऐसा लगता है आपको? मतलब ऐसा है ना कि ये ढाकोर संकी वाली बात है कि लोगों का पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा कि अब की बार हम लोग हार रहे हैं, अब की बार यहाँ आ रहे हैं, अब की आ रहे हैं। अरे भैया मेरे, अभी आप त्रिपुरा में आए थे, आज ही त्रिपुरा का रिजल्ट मैं आपको बता दूं। वहां पे जब जिला स्तर का जो चुनाव हुआ है, 28 सीटों का चुनाव हुआ है, वहां पे आप सिर्फ 7 सीटें लाए हैं। लोकल एक पार्टी से आप हार गए, जो 20 सीटें वो लेके 7 सीटें आप पाए हैं। तो आपका जो ये ढपोर संकी वाला जो किस्सा है ना, वो धीमे धीमे लोगों के सामने खुल चुका है और आपको लोग समझ चुके हैं, क्योंकि पिछले 7 साल में आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो सबको पता है, सब जानते हैं किस तरीके से आप इलेक्शन जीतते हैं, ये सारी चीजें पता है। यही चीजों को बता करके ममता जी ने लोगों को आगाह किया था कि ये इस तरीके से लोग जीत सकते हैं, इस तरीके से लोग जो है आपको बरगला सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ये चीजें अभी तक आपकी सरकार थी वहां पर, अभी तक आपकी सरकार थी। जब आपको लगता है कि कुछ अगड़म बगड़म होने वाला है, हिला वाली हो रही है, कहीं से कुछ खतरा है, तो आप लोग तमाम तरीके के स्टेटमेंट देने लगते हैं। डॉक्टर दत्ता, आपके पास आते हुए, बंगाल का ये जो चरित्र है, आज जो हम चरित्र देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये नया नहीं है, लेकिन बंगाल की सियासत को बदलने की बात हमेशा होती रही है। मुझे याद है कि जब बंगाल के इलेक्शन शुरू होने के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था, तभी आपके साथ एक डिस्कशन हुआ था और आपने कहा था कि बंगाल में प्रॉक्सी वोटिंग का एक सिस्टम रहा है, उस प्रॉक्सी वोटिंग को रोकने के लिए इस बार जरूरी होगा कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस तरीके से किया जाए कि एक बदलाव आए, और यही वहां की जनता भी चाहती है। देखिए, तमिलनाडु में इलेक्शन हो जाता है, 1 चरण का चुनाव था अखिल, और वहां पर सीट्स भी ज्यादा हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गया। यहां पर 8 चरणों का चुनाव हो रहा है और 4 चरणों के आते आते मौत हो रही है। सर, ये सेंट्रल फोर्सेस पर क्वेश्चन खड़ा करके सियासी जो मोहरा बनाया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस को, क्या इसका फायदा टीएमसी को मिलेगा? टीएमसी ऐसा सोच रही है कि इसका फायदा मिलेगा उसे? डॉक्टर दत्ता। लावनी जी, आपने बहुत, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू करें। आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है और मैं आपके टीएमसी के भाई को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जोतो दोष नंदो घोष। बिल्कुल संजय भाई, जोतो दोष नंदो घोष ही है। आपका नीति रहा है टीएमसी का कि ईवीएम लूट
टीएमसी के करो वोट, यानी कि ईवीएम को लूटो और टीएमसी को करो वोट। ये सच्चाई है, ये हकीकत है और प्रामाणिक आधार पे, तथ्यों के आधार पे जवाब दे रहा हूं क्यों मैं ये कह रहा हूं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पिछले चरण का चुनाव से पहले, एक दिन पहले, ईवीएम 3-4 ईवीएम टीएमसी के जो प्रत्याशी है हुगली जिले के, टीएमसी के प्रत्याशी के घर में मिला है ईवीएम, और वो ईवीएम फिर जब्त किया गया था चुनाव आयोग के तरफ से। ईवीएम टीएमसी के प्रत्याशी के घर में क्या कर रहा था? श्रृंगार कर रहा था क्या ईवीएम वहां पे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है ना। दीदी अभी हाल ही में बोली थी, माँ बोनेदेर बोलची तोमरा दा निये कुड़ाल निये लाठी निये बेरियो, यानी कि माँ बहन सारे जितने हैं सबको कह रहा हूं कि तुम लोग कुल्हाड़ी लेके, तलवार लेके और लाठी लेके निकलना। अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स अगर तुम्हें ये वोट देने से रुकती है तो कहीं ना कहीं पे भड़काऊ भाषण तो दीदी पहले दिन से दे रही है। शंखा लोगू का मतलब क्या होता है? जो बार बार दीदी के लिए, अरे शंखा लोगू लोकेरा, तुमरा टीएमसी के वोट करो, तुम्हारा वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मुसलमान बिरादरी के लोग जो है टीएमसी को ही वोट करो, इधर उधर बांटो मत वोट, मुझे ही वोट करो। वो क्या पक्षपात नहीं है? ठीक है, वो क्या एपीसमेंट नहीं है? वो तो सरेआम एपीसमेंट है। ठीक है, सीधे सीधे उकसाया जाता है। संजय जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ ले रही हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आपके पास ही आऊंगी। आपको नहीं लगता कि अगर ममता बनर्जी ने ऐसे बयान नहीं दिए होते, ऐसे बयानबाजी नहीं हुई होती, तो आज आपके ही राज्य के 4 लोग, जिसमें एक 18 साल का नवयुवक था, वो जिंदा होता? क्या आप कहते हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है? क्या इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप क्या जिम्मेदार नहीं है? ये जो कुछ भी हो रहा है बंगाल में, क्या टीएमसी इससे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ सकती है? ये तमाम सवाल है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। तो बंगाल में खूनी खेला चौथे चरण के चुनाव के दौरान बूथ नंबर 126 कूच बिहार में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर से बंगाल की सियासत को लेकर और सियासी तरीके को लेकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। और सीधे सीधे ममता बनर्जी के उन बयानों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें वो सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ बंगाल की जनता को उकसाती हुई, भड़काती हुई नजर आती हैं। संजय चक्रवर्ती, सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल जिस पद को वो सुशोभित करती हैं, उस पद पर रहते हुए अगर कोई बयान दिया जाता है तो उसका इंपैक्ट दूर तक जाता है। आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए? अगर उन्होंने जिम्मेदारी से बयान दिया होता तो जनता ने आज जो कुछ भी किया वो नहीं हुआ होता? आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान देना नहीं शोभा देता जब आप किसी उच्च पद पर बैठे हुए हो? संजय चक्रवर्ती, अभी आखिर में किस प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता थे, कौन थे जब इन्होंने भाषण दिया था, अभी कुछ बोला था? डॉक्टर एसके दत्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अच्छा ठीक है, वो किसी पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं है। नहीं मैं उनको मैंने पूछा, मैं नाम नहीं देख पा रहा, मैंने क्लियर कर दिया जी, मैंने क्लियर कर दिया। तो मैं थोड़ा सा उनको जवाब दे दूं। पहले सबसे पहले चीज उन्होंने अभी पहले तो ईवीएम के बारे में बताया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता के यहाँ पकड़ा गया है, तो वो मुझे लगता है पॉलिटिकल एनालिसिस करते समय एक बात भूल गए थे। उसके जस्ट पहले आसाम में भाजपा के एमएलए के गाड़ी में ईवीएम मिला, उसको जनता ने पकड़ा था। तो पहले तो दोनों को एक साथ बात करिएगा, किसी एक के बारे में बात मत करिएगा कि आप जब वहां से भी जो है मिला था तो ईवीएम बाकायदा चुनाव होने के बाद मिला था, वो लेकर के भाग रहे थे, उसको जनता ने पकड़ा था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बारे में एक साथ इकट्ठे होकर वोट मांग रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी ने भी उसके ऊपर जवाब देते हुए कहा कि हम अगर हिंदुओं से कहें कि आप हमको वोट दो, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो जवाब दिया था ना,
वो तो जवाब था, लेकिन शुरुआत किधर से हुई थी ये भी तो बोलिए ना। शुरुआत की बात नहीं कर, शुरुआत तो किधर से हुई थी ये भी आप भी जानते हैं। हम गलती करेंगे तो आप भी गलती करोगे क्या? एक मुख्यमंत्री गलती करते थे, मान लेते मुख्यमंत्री गलती की, तो क्या प्रधानमंत्री भी गलती करेगा क्या? ये कौन सी बात होती है? मतलब जो है आप जो है हम आपको मारे हमको मारे तो फिर हमारे यहाँ पे फर्क क्या है? हमने कहा बड़ी मासूमियत से डिफेंड कर रहे हैं सर आप। ममता बनर्जी को बड़ी मासूमियत से डिफेंड कर रहे हैं, उनके बयानों की फेहरिस्त है सर। रस्सी से खींचा जाएगा, मैं देख लूंगी जो होगा, सेंट्रल फोर्सेस को घेराव करना है, जरूरत पड़ी तो कुछ भी करना है, मैं देख लूंगी चुनाव के बाद। ये सब क्या मासूम वाले बयान थे? क्या मासूमियत से दिए हुए बयान थे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब जो चीज जो है सामने है तो प्रतिक्रिया उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से दिया, तो कह भी गए, बात को कह भी गए और नहीं भी कहा। अच्छा, आज जो मौतें हुई है सर, आज जो मौतें हुई है और आज जो सेंट्रल फोर्सेस पर 300 से 350 की संख्या में आई हुई भीड़ ने हमला किया, इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? बस इतना बता दीजिए। बात सुनिएगा, आज ये हालत है, आज ये अब ये इसका आता है, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि इनके पास लोगों की बहुत ही संख्या कम है। आज ये है कि रैली के लिए अमित शाह जी के रोड शो के लिए 400 रुपए देकर मजदूर बुलाए जाते हैं। मेरे पास वीडियो है इसका कि 400 रुपए दिया जा रहा है, मजदूर बुलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए 1000 का कूपन जारी किया जा रहा है। ये सब जो है पूरी तरीके से इसका सीधा जुड़ाव आज जो हमला हुआ है जवानों पर, इस पर कैसे हो जाता है? लिंक करिए ना, तर्क कीजिए, लॉजिकल बात करिए, इसका सीधा हमले से क्या लेना देना है? मेरी पूरी बात करने तो दीजिए, सुनने 30 मिनट 30 सेकंड में जल्दी बोलिए सर प्लीज। चीज है कि किसी तरीके से अगर हमारे पास लोग नहीं आ रहे हैं तो कुछ जो चीज ममता दी ने कहीं बोली होगी तो उस पर अमल करके दिखाओ। इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये किसी तरह के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? मतलब इसीलिए हमला कर दो सुरक्षा बलों पर, इसीलिए हमला कर दो। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? आपकी बात ही ऊपर से निकल रही है सर। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब हमला कर दो इसीलिए सुरक्षा बलों पर, उनकी गन्स छीन लो, उनको मारने की कोशिश करो, उन पर पत्थरबाजी करो, इसीलिए करो। क्या बात कर रहे हैं सर? दत्ता साहब जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं दिनेश पांडे जी के पास जाऊंगी। एसके दत्ता जी, सहमत हैं आप जो बातें संजय चक्रवर्ती कह रहे हैं, डिफेंड जैसे कर रहे हैं बड़ी मासूमियत के साथ? देखिए, सच्चाई जो है ना, और खास करके कड़वा सच जो है वो बहुत कड़वा होता है, नीम की तरह कड़वा होता है, बहुत चुभता है वो। हकीकत वही है, क्योंकि मैंने सारे कड़वा सच मैंने बता दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया था कि अगर मैं हिंदुओं को कहूं कि भाजपा के लिए वोट करे तो मेरे ऊपर चुनाव आयोग के तरफ से नोटिस आ जाएगी। आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शालीनता रखिए, आप शालीनता रखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शालीनता रखिए। मैं भी बहुत चिल्ला के बोल सकता हूँ, मैं भी बहुत चिल्ला के बोल सकता हूँ, चिल्ला के मैं भी बहुत बोल सकता हूँ, बीच में मत बोलिएगा। शालीनता रखिए, पर आप लोगों से शालीनता अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आप लोग टीवी डिबेट में भी दंगा फसाद करते हो और हकीकत में भी दंगा फसाद करते हो, हकीकत में भी दंगा फसाद करते हो, टीवी डिबेट में भी दंगा फसादी करते हो आप लोग। अभी जो पीके का जो ऑडियो आया है वो भी बीजेपी ने करवाया क्या? पीके जिसको 1500 करोड़ के आसपास जो मीडिया कहती है कि 1500 करोड़ के आसपास पीके को दिया गया है, पीके और उसके संस्था को। पीके ने क्या बोला? पीके ने क्या बोला टीएमसी के बारे में? पीके ने तो टीएमसी के बारे में होरी बोल कर दिया है ना। पीके ने तो टीएमसी के बारे में होरी बोल कर दिया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? खेला तो हो रहा है, ऑडियो का खेला हो रहा है। विनय मिश्रा का भी, लेकिन इतना तो तय है। ठीक है डॉक्टर दत्ता संजय चक्रवर्ती, ठीक है। एक बात तो दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर दत्ता आ रही हूँ, संजय जी दिनेश जी के पास जरा जाना चाहती हूँ। दिनेश जी, एक बात तो तय है कि दंगा फसाद विवाद बंगाल का चुनाव शुरू होने से पहले ही हिंसा, हत्या, बमबाजी, तोड़फोड़, ये ऐसे शब्द थे जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पूरी तरह से फिजाओं में आ चुके थे। इसी पर तो चर्चा हो रही थी। क्या जो चर्चाएं हो रही थी आज वो धरातल पर नजर आ रहा है? और अगर ये धरातल पर नजर आ रहा है तो फिर बंगाल में बदला क्या?
जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, परिवर्तन हो बे, परिवर्तन कैसे होगा? वही चीजें तो हैं। 34 साल पहले जब किला ढहाया था तब भी वो चीजें थी। ममता सरकार आई, ममता सरकार को हटाने के लिए आप बात कर रहे हैं, तब भी तो हम वही चीजें देख रहे हैं। बदलाव क्या है? देखिए, बंगाल में ये दंगा फसाद केवल इलेक्शन के समय का नहीं है। आपने सीए के समय में देखा होगा कि रेलवे के पूरे प्लेटफॉर्म को, रेलवे की लाइनें उड़ा दी गई, रेलवे प्लेटफॉर्म तोड़ दिए गए, रेलवे की बोगियों को जला दिया गया, सरकारी बसों को जला दिया गया। दंगा फसाद इनके खून में बस चुका है और इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बड़ी मासूम है। अरे ऐसी मासूम चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, इसीलिए तो बंगाल की जनता परिवर्तन कर रही है। जब किसी एक के साथ पार्क स्ट्रीट में रेप होता है, आप बोलते हैं बंगला में के चाहिए। वो क्या बंगाल की में नहीं थी? दमयंती सेन जो बंगाल की एक महिला आईपीएस थी, उनको आपने बिना डिसीजन के पहले ही बोल दिया कि ऐसी घटना नहीं घटी। जगह जगह कामधुनी हो, चाहे जहां पर भी देख लीजिए रेप हो रही है। वो क्या बंगाल की महिलाएं नहीं है? सोमा मजुमदार जैसी 82 साल की महिला को मार के उसकी जान ले ली जाती है, वो बंगाल की महिला नहीं है। तो यहाँ बंगाल का जो इतिहास है, ये लोग इतना डरे हुए हैं कि पिछले 2 साल 3 साल से म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन और पंचायत कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये बिना दंगा फसाद के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और इतनी मासूम और इतनी, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री हैं। ये हर बात पे अपनी बात को चेंज कर देती है। हमसे गलती हुआ और इनके प्रवक्ता भी कहते हैं गलती हुआ। आज गलती का आलम यह है कि भारत माता की जय अगर बोलो तो ये जय बंगला बोलते हैं, क्योंकि इनको बांग्लादेश बनाना है। ये बहिरागत की बात करते हैं। रोहिंग्या इनके लिए बहिरागत नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक इनके लिए बहिरागत नहीं है। इनके घर की बहू जो बैंकॉक से आई है वो बहिरागत नहीं है। लेकिन आज से ममता बनर्जी एक बार बांग्लादेश गई हुई है, लेकिन गुजरात के लोग बहिरागत है, लेकिन ये तो मासूम है। ये मासूम है, फिर भी बोल सकती हैं। यहाँ पर प्रचार के लिए लोगों को बुलाया जरूर था। संजय चक्रवर्ती, ममता बनर्जी बांग्लादेश गई नहीं, लेकिन घुसपैठियों का पूरी ऐसा मासूम नहीं चाहिए जो बंगाल को ध्वस्त कर दे। ऐसा मासूम नहीं चाहिए जो बंगाल की पवित्र धरती को केवल रक्त रंजित करे। संजय जी, ममता बनर्जी बंगाल जाती नहीं है, वो यहीं रहते ही घुसपैठियों का समर्थन करती है, वो एनआरसी सीए का विरोध करती है, बांग्लादेश से चुनाव प्रचार के लिए आर्टिस्ट को बुला लेती, ये भी है। लास्ट कमेंट डॉक्टर दत्ता आपके साथ। जो कुछ भी हो रहा है, 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, आधा हमने रेस कंप्लीट देख ली है और उसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब आधे में क्या देखेंगे? बंगाल में ऐसे ही परिवर्तन होगा क्या? बहुत जल्दी से सर कमेंट करिए। मेरा गुजारिश रहेगा चुनाव आयोग से कि और ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस लाया जाए बंगाल में, क्योंकि आगे जाके रक्त रंजित राजनीति होगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ टीएमसी कहने लगेगी कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर और बड़ा आरोप लगाएगी। वो सोचिए, अरे इनको लिए रोहिंग्या की मिलिट्री फोर्स चाहिए। यहाँ पे निहत्था लोगों का एक तरह से जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे जगहों पे होता है, पर बंगाल में तो होता है। बंगाल में बंगाल का चरित्र जो रक्त चरित्र बन चुका है, उसे बदलना जरूरी है। बंगाल में परिवर्तन की बात हो रही है। परिवर्तन रक्त चरित्र से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता का भी खून बह रहा है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी खून बह रहा है। ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए ममता बनर्जी को भी अपने बयानों को बोलने देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जनता आज की है, स्मार्ट हो चुकी है, बयानों का असर दूर तलक जाता है, ये सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए, आज अपनी राय देने के लिए। बंगाल के खूनी खेला में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।